मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अन्नामलाई की। कल 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन है और कल जो बीत गया 2 जून को अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलकर 5 पन्नों का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी से दे दिया है। दोस्तों, अन्नामलाई अपने दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मिले। दोस्तों, मैं जो विषय आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, आप कितने सहमत होंगे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि अन्नामलाई को अगर इस्तीफा देना होता तो दिल्ली क्यों आते, क्यों नितिन नवीन से मिलते, क्यों बीएल संतोष से मुलाकात करते, क्यों अमित शाह से मिलते। और कहा यह भी जा रहा है कि इन तीनों नेताओं के साथ मिलकर अन्नामलाई ने जहां इस्तीफा देने के कारण पर चर्चा किया, साथ ही इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार जताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई को, जब अन्नामलाई ने यह फैसला किया कि वो राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर, तब भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई को मंच मुहैया कराया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी में शामिल होते ही 2020 में प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। तब जब एल मुरुगन, जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री है नरेंद्र मोदी की सरकार में, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एल मुरुगन के प्रदेश अध्यक्षता में उनको अन्नामलाई को उपाध्यक्ष बनाया। फिर 1 साल के अंदर अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। जब अन्नामलाई तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष बने दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के यंगेस्ट प्रदेश अध्यक्ष थे अन्नामलाई। और फिर कुछ ही महीने के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में अरवा-कुरुची विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। 24,300 वोट से विधानसभा चुनाव हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोयंबटूर लोकसभा सीट से अन्नामलाई चुनाव लड़े, 4.5 लाख से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहे। तो इन सब के कारण अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। यदि इस्तीफा देना होता केवल, तो जैसा दोस्तों प्राय होता है, इस्तीफा देना होता तो चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोयंबटूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अन्नामलाई और कह देते कि मैं भारतीय जनता पार्टी से आज इस्तीफा दे रहा हूं। ईमेल कर देते नितिन नवीन को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। 2 लाइन का मेल करते, 5 पन्नों का पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज ये 5 पन्नों का इस्तीफा जब अन्नामलाई ने दिया है दोस्तों, तो क्या ये सवाल नहीं उठ रहा है कि अन्नामलाई इस्तीफा देना नहीं चाहते, दिल से नहीं देना चाहते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में असुरक्षा महसूस हो रहा है। और माना यह जा रहा है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि जो 5 पन्नों का इस्तीफा लिखा है अन्नामलाई ने, उसमें उन्हीं मुद्दों को उन्होंने उठाया है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कर रही है, पलानीसामी के साथ, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। दोस्तों याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब अन्नामलाई ने 2023 में अपनी पदयात्रा शुरू की थी, एन मन एन मक्कल पदयात्रा। एन मन एन मक्कल पदयात्रा का मतलब होता है मेरी मिट्टी मेरे लोग। जब 234 विधानसभा सीटों पर अन्नामलाई ने पदयात्रा की थी, तमिलनाडु के हर गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी के संदेश को पहुंचाया था। और 2024 में उस पदयात्रा का समापन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। तो अन्नामलाई ने एक ऐसी राजनीतिक धारा को जन्म दिया था तमिलनाडु में, जो कि दोनों द्रविड़वादी पार्टियों से अलग था। दोस्तों, अन्नामलाई ने तमिलनाडु में इस मुद्दे को रखा कि जितना भ्रष्ट तमिलनाडु में डीएमके है, उतना ही भ्रष्ट पार्टी एआईएडीएमके भी है। एमके स्टालिन और पलानीसामी में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही जैसे करुणानिधि और जयललिता में कोई अंतर नहीं था। अन्नादुरई के बारे में खुलेआम उन्होंने कहा, सीएन अन्नादुरई के बारे में, कि हिंदू धर्म से ये घृणा करते थे, ये नफरत करते थे, झूठ बोलते थे। अन्नादुरई के बारे में स्पष्ट कहा। पढ़ा लिखा नेता होने का ये लाभ तो होता है दोस्तों ना, कि तर्क होता है उसके पास। और इन सब कारणों से तमिलनाडु में केवल भारतीय जनता पार्टी के चेहरा नहीं बने अन्नामलाई, बल्कि पूरे दक्षिण भारत में
हिंदुत्व और सनातन राजनीति के सबसे बड़े वकील के रूप में उभर कर आए अन्नामलाई। हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उस तमिलनाडु में अन्नामलाई ने झंडा गाड़ा भारतीय जनता पार्टी का मित्रों, जहां भारतीय जनता पार्टी 3%, 4% से अधिक वोट पाने वाली पार्टी कभी नहीं रही। उस भारतीय जनता पार्टी को एआईएडीएमके और डीएमके से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने हुए गठबंधन के तहत बीजेपी चुनाव लड़ी। 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें 23 लोकसभा सीट बीजेपी लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को 11.24% वोट दिलाया, पाने में बीजेपी कामयाब रही। इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी अन्नामलाई की। बीजेपी के साथ पीएमके और एएमएमके का गठबंधन तैयार किया अन्नामलाई ने, और इस गठबंधन को 18.28% वोट मिला दोस्तों। वही एआईएडीएमके गठबंधन, पलानीसामी के गठबंधन को मात्र 23%, यानी 5% से भी कम का अंतर था तब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन अन्ना द्रविड़ मुनेत्र वाले करगम वाले गठबंधन से मुकाबला कर रहा था दूसरे नंबर की पोजीशन को प्राप्त करने के लिए। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर का जो गठबंधन था उसमें मात्र 5% से भी कम वोट का अंतर था। और दोस्तों, सबसे बड़ा कारण क्या था? कारण क्या था दोस्तों? जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो 1969 के बाद से ऐसी स्थिति पहली बार पैदा हुई थी दोस्तों तमिलनाडु में, जब कोई राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी चुनाव में। वरना कांग्रेस सांसद भले ही 1969 के बाद 20 सांसद कांग्रेस की जीत कर आए 1980 में लोकसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व नहीं कर रही थी। गठबंधन का नेतृत्व द्रविड़ मुनेत्र करगम के पास था। गठबंधन का नेतृत्व अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगम के पास था। गठबंधन का नेता करुणानिधि थे, गठबंधन के नेता एमजी रामचंद्रन थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था एनडीए, उसके नेता थे पलानीसामी और दिल्ली में उसके नेता थे नरेंद्र मोदी। यह अंतर था, और यह अंतर पैदा किया किसने? अन्नामलाई ने। तमिलनाडु की राजनीति में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का महत्व 2026 के विधानसभा चुनाव में जो 3% लगभग वोट आया है उससे मत आंकिए। भारतीय जनता पार्टी का महत्व इससे बना दोस्तों कि आज एमके स्टालिन हो, राहुल गांधी हो, थलापति विजय हो, ये जितनी पार्टियां हैं सब तमिलनाडु में हिंदुत्व का विरोध करके चुनाव लड़ रही थी। तो तमिलनाडु की राजनीति में हिंदुत्व यदि चुनाव का मुद्दा बना तो इसको मुद्दा बनाने में जो स्थानीय नेताओं में नरेंद्र मोदी और अमित शाह राष्ट्रीय नेता हैं, इनके बाद तमिलनाडु के स्थानीय राजनीति में अगर कोई चेहरा सबसे बड़ा रहा तो वो चेहरा था अन्नामलाई का। आज पूरे दक्षिण भारत में इंक्लूडिंग कर्नाटका में बीजेपी की सरकार बनी है कई बार, फिर अगले बार 2028 में बीजेपी की सरकार बन सकती है वहां। लेकिन हिंदू नेता के रूप में जो एक छवि अन्नामलाई ने बनाया, जिस प्रकार से अन्नादुरई के बारे में, जिस प्रकार से पेरिया स्वामी के बारे में जो खुलेआम बातें रखी अन्नामलाई ने, इतना बोलने का साहस भाजपा के एक भी नेता को दक्षिण भारत में नहीं था, चाहे वो मोस्ट पॉपुलर लीडर येदियुरप्पा ही क्यों ना रहे हों। आप कितने सहमत है बताइएगा। अन्नामलाई केवल तमिलनाडु में लोकप्रियता नहीं है उनकी दोस्तों, अन्नामलाई की लोकप्रियता तमिलनाडु के बाहर केरल में, अन्नामलाई की लोकप्रियता कर्नाटक में, अन्नामलाई की लोकप्रियता तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। आपने देखा महाराष्ट्र में जब लोकल बॉडीज का चुनाव हो रहा था, शहरी निकाय का चुनाव हो रहा था, बीएमसी का चुनाव हुआ, बीजेपी ने मुंबई में चुनाव प्रचार के लिए अन्नामलाई को बुलाया, इसलिए कि दक्षिण भारतीयों की बड़ी संख्या है दोस्तों। न केवल दक्षिण भारत बल्कि अन्नामलाई देश के अन्य भागों में भी, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो पूर्वी भारत हो, चाहे वो पश्चिम भारत हो, वहां भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो युवा वर्ग हैं, जो वो क्लास, जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो राजनीति को एक नए नजरिए से देखना चाहता है, उस नजरिए से, जिस नजरिए से एक आईआईटीएन, एक आईआईएम लखनऊ का,
एक आईपीएस ऑफिसर अन्नामलाई जैसा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कड़क, अपराधियों पर वज्र के रूप में टूट पड़ने वाला ऐसा चेहरा जब राजनीति में उभर कर आता है दोस्तों, तो पूरे देश भर में, भारत में कम से कम युवाओं के एक बड़े वर्ग के बीच में अन्नामलाई की छवि एक हीरो की बनी है। तो एक तरफ दक्षिण भारत में हिंदुत्व का चेहरा, पूरे भारतवर्ष में युवाओं के बीच एक लोकप्रिय चेहरा, भारतीय जनता पार्टी में वो चेहरा जिसमें भारतीय जनता पार्टी भविष्य की राजनीति देख सकती है, जो कि केवल तमिलनाडु में सिमटा हुआ नहीं बल्कि पूरे देश भर में उसका विस्तार कर सकता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। तो सवाल उठता है दोस्तों कि क्या अन्नामलाई तमिलनाडु में ऐसा कद अपना बना पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। जो कद अन्नामलाई का बीजेपी में रहकर बना है, जो कद आगे आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ चलकर अन्नामलाई बना सकते हैं, क्या वो कद अन्नामलाई अपने बलबूते बना सकते हैं? क्योंकि उनका मुकाबला किससे है? उनका मुकाबला, सबसे पहले उनका मुकाबला है स्टालिन से, उनका मुकाबला पलानीसामी से है, उनका मुकाबला थलापति विजय से है। दोस्तों, इन लोगों के पास संसाधन का अभाव नहीं है, प्रचुर संसाधन है। आपने देखा अभी विधानसभा चुनाव में जितना संसाधन का इस्तेमाल थलापति विजय ने किया, सैकड़ों करोड़ में एक एक फिल्म किया करते थे विजय। अब बताइए कि अन्नामलाई क्या विजय का मुकाबला कर पाएंगे संसाधन के मामले में? विजय के साथ कई बड़ी ताकतें भी सक्रिय हैं। क्या अन्नामलाई को उसके मुकाबले कोई ऐसी शक्ति अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो उसका साथ मिल पाएगा? अन्नामलाई को बीजेपी के साथ रहने के कारण उनकी जो पदयात्रा हुई, उसका जो प्रभाव का विस्तार हुआ, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी की ताकत, भारतीय जनता पार्टी के संसाधन का सहयोग, भारतीय जनता पार्टी की सीमित ही सही लेकिन जो संगठन शक्ति तमिलनाडु में है, जो आरएसएस की ताकत है तमिलनाडु में, उस ताकत का उपयोग माने लाभ अन्नामलाई को मिला या नहीं मिला? और जब अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे तो क्या वो साथ अन्नामलाई को मिल पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों, कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में अन्नामलाई को ढूंढना होगा। इसीलिए मेरा तो मानना यही है, स्पष्ट है दोस्तों, कि अन्नामलाई अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नुकसान है ही। कोई तो मत नहीं है कि बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी एक ऐसे चेहरे से महरूम रह जाएगी तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, जिसके अंदर वो कुवत है, वो क्षमता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी के सनातनी राजनीति को आगे लेकर जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल पीछे हो जाएगी, यह बात तय है। जहां तक लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई ने पहुंचाया था बीजेपी को, वहां से फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई दूसरा अन्नामलाई ढूंढना होगा। और ऐसा अन्नामलाई वर्षों में नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता, जहां एक साथ वैचारिक आधार भी हो, ईमानदारी का प्रमाण पत्र भी हो, मेहनती भी हो, बेबाक बयान देने वाला हो। कितने लोगों को आज की दुनिया में, आज राजनीति में ताकत है दोस्तों, जो एक साथ कह सके कि भ्रष्ट एआईएडीएमके भी है, परिवारवादी एआईएडीएमके भी है और भ्रष्ट परिवारवादी डीएमके तो है ही। कितने लोग हैं जो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहां सनातन विरोध की राजनीति होती है, जहां हिंदू विरोध की राजनीति होती है, जहां हिंदी विरोध की राजनीति होती है, जहां तमिल उपराष्ट्रवाद की राजनीति होती है, उस राज्य में राष्ट्रवाद का पताका फहराने वाला, भारत की संस्कृति का प्रतीक बनकर राजनीति करने वाला ऐसा युवा चेहरा, जिसके सामने 30 साल के भविष्य की, 40 साल की राजनीति पड़ी हुई हो, ऐसा चेहरा कहां मिलेगा बीजेपी को ढूंढने से भी। लेकिन अन्नामलाई को भी वो कद जो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है दोस्तों, वो शायद बीजेपी के अलावे कहीं नहीं मिलेगा। बीजेपी से का साथ छूटा तो दोस्तों उदाहरण है कई चेहरों का। कल्याण सिंह
कल्याण सिंह जिनके नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थे तो अयोध्या में बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था। लेकिन जब कल्याण सिंह बीजेपी से अलग हुए तो कल्याण सिंह को अंततोगत्वा मुलायम सिंह यादव की शरण में जाना पड़ा था अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए। उनकी पहचान मिट गई थी और पहचान ऐसे मिटी कि दोबारा कल्याण सिंह वो कल्याण सिंह नहीं बन सके जो 90 के दशक में हुआ करते थे। पूरे देश भर में कल्याण सिंह कहा जाता था कि लाल अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई अगर लोकप्रिय चेहरा है तो वो कल्याण सिंह है। कहा यह जाता था दोस्तों कि वाजपेयी आडवाणी के बाद कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के तीसरे मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। और कहा यह भी जाता था दोस्तों कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को प्रधानमंत्री बनाएगी तो वो चेहरा कल्याण सिंह हो सकते हैं। वो कल्याण सिंह जब बीजेपी से बाहर गए तो कल्याण सिंह की सब ताकत खत्म हो गई थी। उमा भारती बीजेपी से बाहर गई, एक बार बाहर गई बीजेपी से, उमा भारती की राजनीति खत्म हो गई थी। तो अन्नामलाई जब बीजेपी का साथ छूटेगा, जब आरएसएस का साथ छूटेगा, तो क्या अन्नामलाई ने जो अपनी पहचान बनाई है दोस्तों 2019 से लेकर 2026 तक, उस पहचान को या तो उनको मिटाना होगा। तो क्या वो मिटा पाएंगे? क्या वो मिटा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और अगर नहीं मिटाया तो बीजेपी से अलग होकर क्या उस पहचान का लाभ उनको मिल पाएगा अपने बलबूते पर? ऐसे कई सवाल हैं। और इन दोनों सवालों का कि क्या भारतीय जनता पार्टी को दूसरा अन्नामलाई मिलेगा और क्या अन्नामलाई को दूसरा ऐसा मंच मिलेगा जो अन्नामलाई का जो वर्तमान कद है और भविष्य में इससे भी बड़ा कद जो बन सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई विकल्प होगा? ऐसे सभी सवालों का एकमात्र विकल्प है, साबित यही होता है कि अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। न बीजेपी अन्नामलाई के बिना तमिलनाडु में निकट भविष्य में कोई बड़ा चमत्कार करती हुई दिखती है, और ना अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे। तब जब मुकाबला तमिलनाडु में बहुकोणीय हो, स्टालिन हो, विजय हो, नई ताकत के रूप में विजय का उभार हुआ है, अभी लोकप्रियता रहेगी। उस लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए विजय के तुलना में संसाधन भी उतना ही बड़ा चाहिए। तो ये सब बीजेपी के बगैर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसका सबसे बड़ा समाधान एक ही है कि अन्नामलाई को बीजेपी का महत्व जो वो स्वीकार रहे हैं, इसीलिए तो आभार प्रकट करने दिल्ली पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2026 विधानसभा चुनाव में पलानीसामी के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती किया। गलत कैलकुलेशन था भारतीय जनता पार्टी, गलत अनुमान लगा पाई। पलानीसामी के नेतृत्व में वहां स्टालिन को हराया जा सकता है, यह कल्पना करना ही भारतीय जनता पार्टी की गलती थी। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।